ये कहानी आदित्य की है, एक ऐसे इंसान की जिसका एक छोटा सा शौक उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। ये एक ऐसी कहानी है जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। वो घर तो लौट आया, पर अकेला नहीं। बस ये एक लाइन ही इस पूरी कहानी को बयां करने के लिए काफी है। एक ऐसा सफर जो एक मामूली शौक से शुरू हुआ था और एक ऐसे अंजाम पर खत्म हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक मामूली सा शौक किसी की जिंदगी में इतनी बड़ी तबाही ला सकता है। चलिए इस पूरी कहानी के जरिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी का हीरो है आदित्य, एक सिंपल सा आईटी मैनेजर। अपनी पत्नी निधि के साथ एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। लेकिन हाँ, उसका एक शौक था जो उसे सबसे अलग बनाता था। रात के सन्नाटे में सुनसान सड़कों पर अकेले बाइक चलाना। तो ऐसी ही एक रात आदित्य अपनी बाइक पर निकल पड़ा। सड़कें बिल्कुल सुनसान और हवा में एक अजीब सी खामोशी। वो कुछ दूर जाकर रुका, मिठाई खाई और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन इस बार कुछ तो था जो उसे ठीक नहीं लग रहा था। पहले तो उसे अचानक लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर बाइक का वजन अचानक बढ़ गया, जैसे पीछे कोई बैठ गया हो। तभी सड़क के किनारे एक साया सा दिखा और पलक झपकते ही गायब हो गया। और फिर उसे एक ऐसी थकान महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। वो इतना घबरा गया कि उसने पास के एक होटल में ही रात बिताने का फैसला कर लिया। होटल के उस कमरे में अंधेरे में जब उसने आंखें बंद की तो उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, मैं अकेला नहीं हूं। अगली सुबह वो डरा सहमा किसी तरह घर लौट आया। अब कुछ दिन बीत गए। आदित्य ने उस अजीब रात को थकान का नाम देकर भूलने की कोशिश की। अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौटने के लिए वो पास के एक पार्क में जॉगिंग पर निकल गया। लेकिन पार्क में दौड़ते हुए अचानक सब कुछ बदल गया। एक पल वो हरे भरे पार्क में था और अगले ही पल वही अंधेरी सुनसान सड़क। उसे अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। वो इतना डर गया कि लगभग बेहोश होने ही वाला था। उसने इस डरावने अनुभव को भी मेंटल स्ट्रेस कहकर टाल दिया। डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी कहा कि सब ठीक है। उसकी पत्नी निधि ने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, पर अगले ही वीकेंड वो फिर से उसी रात की राइड पर निकल पड़ा। लेकिन इस बार इस दूसरी राइड पर डर कई गुना ज्यादा था। बाइक फिर से भारी महसूस होने लगी। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। फोन निकाला तो नो नेटवर्क। वो पूरी तरह से अनजान रास्तों पर भटक चुका था। और उन्हीं अनजान रास्तों पर भटकते भटकते उसे एक पुराना बिल्कुल टूटा फूटा सा घर दिखा। अजीब बात ये थी कि उस घर को देखकर उसे लगा जैसे जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुका है। दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ अपने आप खुल गया और वो अंदर चला गया। घर के अंदर जाते ही वो बेहोश हो गया। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो किसी घर में नहीं बल्कि एक मलबे के ढेर पर पड़ा था। वो घर वहां था ही नहीं। और सबसे अजीब बात, उसके माथे पर राख का एक निशान था, जैसे जैसे उसे किसी कब्र से बाहर निकाला गया हो। इस घटना के बाद आदित्य जैसे तैसे घर तो पहुंच गया, लेकिन पहुंचते ही तेज बुखार में बिस्तर पर पड़ गया। डॉक्टर ने इसे फिर से थकावट बताया, पर असली और डरावनी कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। इसके बाद आदित्य का बर्ताव बहुत तेजी से बदलने लगा। पहले तो उसे अंधेरे से डर लगने लगा, फिर वो अजीब अजीब तरह के मांस और कुछ रस्मों की मांग करने लगा। और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में वो हिंसक हो गया, धमकियां देने लगा, गालियां बकने लगा। मतलब आदित्य पूरी तरह से बदल चुका था। सोचिए, जो इंसान रात में बाइक चलाने का दीवाना था वो अब अंधेरे से खौफ खाने लगा था। एक शांत रहने वाला आईटी मैनेजर अब एक ऐसा अजनबी बन गया था जो सिर्फ गालियां देता था और बदला लेने की बातें करता था। मेरा बदला पूरा होगा, एक एक से हिसाब लूंगा। ये शब्द उसने अपने ही माँ बाप से कहे। और तब परिवार को यकीन हो गया कि यह कोई दिमागी बीमारी नहीं है, ये कुछ और है। जब फैमिली डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए तब परिवार ने पंडित कालीचरण को बुलाया। पंडित जी को इन मामलों का एक्सपर्ट माना जाता था। लेकिन आदित्य के शरीर से बोल रही उस आत्मा ने पंडित जी का मजाक उड़ाया। उसने हंसते हुए कहा, हाँ पंडित, साथ में मांस खाते हैं और मेरा बदला पूरा करते हैं। तब पंडित जी ने पता लगाया ये आत्मा अरुण नाम के एक आदमी की थी। अरुण की मौत उसी सड़क पर एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उसकी लाश हफ्तों तक वहीं पड़ी रही थी, किसी को पता भी नहीं चला। और जब आदित्य ने वहां मिठाई रखी तो वो भूखी आत्मा उसकी ओर खिंची चली आई।
तो उस आत्मा को निकालने का प्लान क्या था? प्लान बिल्कुल साफ था। पहले पंडित जी ने अरुण का भरोसा जीता, उसे बदला लेने में मदद का वादा करके। फिर आदित्य को 2 दिन के लिए कमरे में बंद रखा गया। इसके बाद वो सब उसी जगह गए जहां अरुण की मौत हुई थी। वहां उसके कातिल का एक मिट्टी का पुतला बनाया गया और फिर अरुण के सारे गुस्से को उस पुतले पर उतारकर पवित्र भस्म से आत्मा को आजाद करने की आखिरी रस्म पूरी की गई। तो अब हम कहानी के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। वही सुनसान सड़क, पंडित जी, उनका शिष्य और पूरा परिवार उस आखिरी और सबसे अहम रस्म के लिए इकट्ठा हुए थे। और रस्म सफल रही। अरुण की आत्मा ने पूरे गुस्से में मिट्टी के उस पुतले पर हमला किया और आखिरकार उसे मुक्ति मिल गई। आत्मा को आदित्य के शरीर से निकाल दिया गया। लेकिन उस जबरदस्त संघर्ष के दौरान आदित्य का सिर एक पत्थर से जा टकराया। और यही इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। आत्मा तो चली गई, लेकिन आदित्य कभी वापस नहीं आया। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो कुछ देख नहीं रही थीं। उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। आज भी वो बस एक कुर्सी पर खालीपन में घूरता रहता है और उसकी पत्नी निधि उसे खाना खिलाती है। तो अंत में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक आत्मा को तो बचाया जा सकता है, पर उस दिमाग का क्या जो ये सब झेलता है? क्या इसे सच में एक जेत कहा जा सकता है?